वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिएगाज। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने YouTube चैनल ज्योतिष भी एक समाधान में। जी हाँ, ज्योतिष भी एक समाधान, जिसमें आप सीख रहे हैं या देख रहे हैं या समझ रहे हैं कि अपनी ही कुंडली का विश्लेषण कैसे करें अपने ही परिवारजनों की कुंडली का विश्लेषण। वो कुछ आपके प्रश्न अनकहे अनसुने, जिसको आप जानना की जिज्ञासा आपके अंदर है। जी हाँ, आपके सारे सवालों का जवाब यहीं मिलेगा ज्योतिष भी एक समाधान में। आप स्वयं पता कर पाएंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। तो इसके लिए बेहद आवश्यक है सारे एपिसोडों को, सारे भागों को बहुत ही ध्यान से देखना और समझने का प्रयत्न करना। धैर्यता बहुत आवश्यक है। ज्योतिष को सीखने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। समय लगता है, आपको लगेगा कि हम ऊब गए, लेकिन नहीं। क्रमबद्धता से एक एक चीज़ देखिए, समझिए और सीखिए। एक समय के बाद आपको अच्छा लगेगा, आपका स्वयं मन करेगा नई नई चीज़ें देखने का। अपने आसपास के लोगों की कुंडली मांग के आप देखेंगे, आपको स्वयं लगेगा ये काम हम स्वयं करें। तो मित्रों, जो हमारे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि अभी ये नक्षत्र रहस्य चल रहा है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, नक्षत्रों पर स्वामित्व किसका है, किस नक्षत्र से कौन सी राशि बनती है, नक्षत्र का देवता कौन है, किस नक्षत्र का स्वभाव क्या है। जी हाँ, आपके ऊपर पड़ने वाला है नक्षत्रों का प्रभाव। एक किसी मनुष्य पे, व्यक्ति विशेष पे जो स्वभाव होता है, जो कार्यशैली होती है, वो निर्धारित होती है इन्हीं नक्षत्रों के स्वभाव से, आपकी राशि के स्वभाव से और उस पर पड़ने वाले ग्रह के बलाबल के योग से। कौन ग्रह कितना बली है, तो ये सब चीज़ें समझना अत्यंत आवश्यक है। तब आप सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे, समझ पाएंगे। पिछले एपिसोड में नक्षत्र रहस्य में, जो पिछला एपिसोड था, हम बात कर रहे थे नक्षत्रों के स्वभाव की। हमने चर्चा की थी नक्षत्रों का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के आधार पर हमने नक्षत्रों को कितने भागों में बांटा है, या हमारे जो महर्षि हुए उन्होंने नक्षत्रों को कितने भागों में बांटा। तो पहला जो बात की थी हमने, वो की थी स्थिर संज्ञक या ध्रुव संज्ञक, जिसमें स्थिर कार्य करने चाहिए, घर का बनवाना, प्रेम प्रसंग, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि, जिसमें हमको स्थिरता चाहिए। दूसरी थी चर। चर में वो नक्षत्र थे जिसमें हमको चलायमान स्थिति पैदा करनी हो, जैसे कहीं जाना है, सवारी करनी है, हल जोतना है, ये। तीसरा था उग्र संज्ञक। उग्र संज्ञक जिसमें क्रूरता भरे कार्य करने हैं, किसी को जहर देना है, या ये कहें कि हमको शस्त्र बनाना है, इस तरह के उग्रता वाले, क्रूरता वाले कार्य करने हैं। ये तो क्रूर वाले ही कार्य हैं। आज हम बात करेंगे उसी के आगे मिश्र संज्ञक नक्षत्र, यानी कि ऐसे नक्षत्र जिसमें लगभग सारे कार्य किए जा सकते हैं। मिश्र का मतलब ही है मिश्र, साधारण संज्ञक या मिश्र संज्ञक। अग्नि कार्य या वो कार्य जो और नक्षत्रों में भी किए जा सकते हैं, उसको इन नक्षत्रों में प्रायः किया जा सकता है। तो मिश्र संज्ञक नक्षत्र कौन से होते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा श्लोक है। क्या? विशाखाग्नेभ्य सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम तत्राग्नि कार्यम मिश्रश्च रसोत्सर्गादि सिद्ध्यति। ये है मिश्र संज्ञक नक्षत्र के लिए प्रयोग में प्रायः लाने जाने वाला श्लोक। इसके अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं
वो हैं विशाखा, कृत्तिका और बुधवार। ये ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें आप लगभग सारे कार्य कर सकते हैं, या ये कहें कि लगभग मिश्र कार्य जो साधारण कार्य हैं वो इसमें किए जा सकते हैं। तो ये आपका चौथा हो गया। अब क्या होगा? पांचवा कौन सा है? पांचवा है क्षिप्र या लघु संज्ञक। क्षिप्र या लघु संज्ञक, इसमें कौन से कार्य करने चाहिए? जैसे बहुत से लोग पूछते हैं, भाई हमको दुकान खोलनी है, दुकान का उद्घाटन करना है, हमको पढ़ाई शुरू करनी है, शास्त्राध्ययन करना है, हमें आभूषण बनवाने हैं, कब बनवाएं? खेल जगत में कार्य करना है, शिल्प जगत में कार्य करना है, कला में कार्य करना है, 64 कलाएँ जो भी करना है। तो जहाँ पे इस तरह का आपका प्रश्न है कि हम दुकान कब खोलें, दुकान कब लगाएं, रति क्रिया कब करें, शास्त्राध्ययन कब करें, आभूषण कब बनवाएं, शिल्प कला में क्या करें क्या ना करें, कला में खेल कूद ये सब कब करना है, इसकी प्रारंभ कब से करना है, कब शुरुआत करें, क्या है उपयुक्त नक्षत्र, इसके लिए आपका जो चुना गया है वो है क्षिप्र या लघु संज्ञक। तो इसके लिए भी क्या है कि हस्ताश्व पुष्य अभिजित क्षिप्रम लघु गुरु स्थिता तस्मिन् पन्नरते ज्ञान भूषा शिल्प कलादिकम। तो इसमें जो नक्षत्र प्रयोग होने वाले हैं वो है पहला हस्त नक्षत्र, दूसरा अश्विन नक्षत्र, तीसरा पुष्य नक्षत्र, चौथा अभिजित नक्षत्र और गुरुवार। ये वो नक्षत्र हैं जिसमें हम इन कार्यों को संपादित करें तो हमें सफलता हासिल होगी, सफलता प्राप्त होगी। प्रायः फिर से सुन लीजिए, हस्त, अश्विन, पुष्य, अभिजित और गुरुवार, इसमें दुकान खोलना, रतिक्रिया, शास्त्राध्ययन, आभूषण बनाना या बनवाना, शिल्प जगत में कार्य प्रारंभ करना, खेल जगत में कार्य प्रारंभ करना, कला जगत में कार्य प्रारंभ करना, ये हम कार्य करते हैं क्षिप्र या लघु संज्ञक में। इसके अलावा जो आल शब्द से च संज्ञक में कहे गए हैं उन कार्यों को भी इसमें किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया लघु संज्ञक। ये कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जिससे कि आप इसकी पुनरावृत्ति कर पाएँ। इस श्लोकों को जरूर याद करिए। इसके पश्चात हम बात करते हैं मृदु संज्ञक। मृदु मतलब मधुर से है और मैत्री से। तो ये जो मृदु संज्ञक नक्षत्र हैं, इस मृदु संज्ञक नक्षत्र में क्या करना चाहिए हमको? इस मृदु संज्ञक नक्षत्र में हमें करना चाहिए गीतकार, गीत मतलब गाना, गीत गाना, इसकी शुरुआत करना। वस्त्र, खेल, मित्रों के कार्य में आना। कैसे हम मैत्री से संबंध भी है, मित्रों के कार्य कैसे आना, और इसमें भी हम आभूषण बनाना या धारण करना, ये कार्य शुभ कार्य भी कर सकते हैं। इसके लिए जो नक्षत्र प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं वो कौन से हैं? मृगांत, चित्रा, मित्रच्छ, मृदु, मैत्रम, भृगुस्थिता, तत्र गीतांबर, क्रीड़ा, मित्र, कार्य विभूषणम। अर्थात मृगांत
पहला क्या है? मृग। आंत मतलब जो आखिरी नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र, अंतिम नक्षत्र। क्या होता है? मृगांत का अर्थ है, मृग मतलब मृगशिरा, तो मृगशिरा हो गया। और मृगांत, अंत मतलब आखिरी वाला, अंतिम वाला नक्षत्र कौन सा था? जब हम नक्षत्र की चर्चा कर रहे थे तो कौन सा था? जी हाँ, वो था रेवती। तो मृगांत का तात्पर्य है मृगशिरा और रेवती से। और चित्रा, मित्र, अर्च मतलब चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार। भृगुस्थिता का मतलब है, भृगु माने शुक्र से लिया गया है, यानी कि शुक्रवार। तो जब हम मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार की बात करते हैं तब बात करते हैं मृद संज्ञक नक्षत्र की। और इन नक्षत्रों में या इस संज्ञक में हम चर्चा करते हैं गीत गाने की, वस्त्र धारण करने की, खेल की, मित्रों के काम आने की, आभूषण बनाने की या धारण करने की। ये आपका हो गया मृदु संज्ञक। तो कौन कौन से हो गए? पहला हमारा कौन सा था? पहला हमारा था स्थिर या ध्रुव संज्ञक, फिर चर, उग्र, क्षिप्र और मृदु। इसके बाद क्या आएगा? तीक्ष्ण या दारुण संज्ञक। अब देखिए, तीक्ष्ण जो शब्द प्रयोग हुआ है, तीक्ष्ण का अर्थ ही है तीव्र, मतलब दारुणता से या तीक्ष्णता से। इसमें भी हम जैसे क्रूर संज्ञक में काम करते हैं, ऐसे में करेंगे क्या? अभिचार के काम, जैसे हमारा मारणादि प्रयोग, किसी ऊपर कोई टोना, टुटका, इस तरह के जो प्रयोग करने होते हैं, किसी पे घात लगाना, उग्रकार, भेद मतलब किसी पे फूट डालने वाला काम। दो मित्र हैं, उन्हें फूट डालना है, किसी परिवार में फूट डालना है, उसका प्रारंभ ऐसे नक्षत्रों से करना चाहिए, लेकिन करना नहीं चाहिए। किसी में क्यों फूट डलवाई जाए? घृणित कार्य, इसीलिए इसका नाम दिया गया तीक्ष्ण या दारुण संज्ञक। तो इसके लिए कौन से नक्षत्र आते हैं? मूलेन्द्र, आद्राहिरम, सौरिस्तीक्ष्णं दारुण संज्ञकम, तत्राभिचार घातुग्र भेदः पशुदमादिकम। क्या है? मूलेन्द्र, आद्राहिरम, सौरिस्तीक्ष्णं दारुण संज्ञकम, तत्राभिचार घातुग्र भेदः पशुदमादिकम। तो इसमें जो प्रयोग में आने वाले नक्षत्र हैं वो कौन से हैं? पहला मूलेन्द्रार्धा अर्थात मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, आश्लेषा और शनिवार। ये जो नक्षत्र हैं, मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, आश्लेषा, शनिवार, इनका प्रयोग प्रायः करते हैं तीक्ष्ण या दारुण संज्ञक नक्षत्रों में। और इसमें कार्य करते हैं मारणादि प्रयोग, किसी पे घात लगाना, उग्रकार, भेदकार, किसी पे फूट डालना, या मित्रों में परस्पर दो मित्र हैं या और मित्र हैं, उनमें आपस में कलह पैदा कर देना, या पशुदम, पशु शिक्षा से लिया गया इसका अर्थ। ये हो गया आपको तीक्ष्ण संज्ञक या दारुण संज्ञक। इसके बाद आता है अधोमुख, ऊर्ध्वमुख और त्र्यंग मुख नक्षत्र। इनमें प्रायः वो कार्य किए जाते हैं, जैसे अधोमुख, जिसमें कि जो अधोमुख में नीचे वाला, मतलब जैसे कि कुआं खोदना, ऊर्ध्वमुख ऊपर के कार्य, जैसे मकान बनवाना। तो इस तरह के कार्य प्रायः से प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि इसमें कौन से नक्षत्र प्रयोग में होते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए अधोमुख की बात करते हैं, तो अधोमुख के लिए मूल नक्षत्र, आश्लेषा, कृत्तिका,
विशाखा, तीनों पूर्वा। तीनों पूर्वा मतलब वही जो हमने पहले बात की थी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, तो तीनों हो गए। इसके बाद भरणी और मघा, कितने हो गए? 9 नक्षत्र हो गए। इन 9 नक्षत्रों को कहते हैं अधोमुख नक्षत्र। फिर सुन लीजिए, मूल नक्षत्र आश्लेषा, कृतिका, विशाखा, तीनों पूर्वा अर्थात पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, भरणी और मघा, ये हुए आपके 9 नक्षत्र, जिसको बोलते हैं अधोमुख नक्षत्र। इसके पश्चात ऊर्ध्वमुख। तो ऊर्ध्वमुख नक्षत्र कौन से हैं? आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विखा, तीनों उत्तरा वाले नक्षत्र, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी। कितने हो गए आपके? 9 नक्षत्र ये हो गए। आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विखा और 3 हो गए आपके उत्तरा वाले और 1 रोहिणी। ये 9 नक्षत्र आपके हो गए। ये 9 नक्षत्र आपके हो गए ऊर्ध्वमुखी। इसके पश्चात त्र्यंगमुख। तो त्र्यंगमुख में कौन से नक्षत्र आते हैं? त्र्यंगमुख में जो नक्षत्र आपके आते हैं वो नक्षत्र आपके हैं, कौन कौन से हैं? पहला है मृग, दूसरा रेवती, तीसरा चित्रा, चौथा अनुराधा, फिर हस्त, फिर स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विन। ये सब जो नक्षत्र हैं इनको बोलते हैं त्र्यंगमुख नक्षत्र। इन नक्षत्रों के मुख के अनुसार उसी तरह का कार्य करना चाहिए जिस तरह से इसका मुख का नाम लिया गया है। जैसे अधोमुख में कुआं वगैरह खुदवाना, ऊर्ध्वमुख में मकान वगैरह बनवाना और त्र्यंगमुख में बांध बनवाना, यात्रा, रथ इत्यादि बनवाना। तो ये मित्रों बात हो गई हमारी कि नक्षत्र के स्वभाव के अनुसार हम इसको कितने तरह में बांट सकते हैं। अभी और भी है, अगले एपिसोड में बात करेंगे उसकी। जैसे हम बात करते हैं मूल नक्षत्र क्या होते हैं। बहुत सुना होगा आपने, मूल क्या है? बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, मूल नक्षत्र में हुआ है। तो वो मूल नक्षत्र में हुआ है, वो क्या है, उसके परिणाम क्या हैं? या ये कहें कि उसमें इसको क्या परिणाम मिलने वाले हैं? पंचक क्या होते हैं? सुनते होंगे आप कि भाई पंचक क्या है। तो पंचक में प्रायः कौन कौन से नक्षत्र प्रयोग में आते हैं? तो इसको बोलते हैं, इन 2 विषयों में चर्चा हम आगे के एपिसोड में करेंगे। देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, नक्षत्र रहस्य। तब तक के लिए मित्रों, हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय माता दी मित्रों।